हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 2 का सॉल्यूशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर भी थोड़ा सा टिपिकल ही था। मतलब इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि टफ़ हैं, जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर से थोड़ा सा ये टफ़ लग रहा है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सॉल्यूशन तो आप लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप किस मेंटेलिटी से करते हैं उस चीज़ को भी जरा एक बार चेक करते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, किन किन क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक होती हैं, उनको ध्यान से देख के चलिए। क्योंकि सॉल्यूशन एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हज़ारों लाखों क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्यूशन कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्यूशन पे ज़्यादा मत जाइए, इन मेंटेलिटी को समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि आगे जो प्रीवियस जो अब पेपर हुए हैं या अब आगे आने वाले जो पेपर आने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे, उनमें किस तरीके से आपको सक्सेस पानी है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, तो चलिए, इसमें भी वही तीन चार चार सेक्शंस थे। और +1, और बीच में हम देख रहे हैं +5 मार्किंग है और -1 मार्किंग है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 और 3 में। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को देखेंगे। चलिए, सेक्शन 1 तो कुछ पार्ट सिंपल थे, कुछ पार्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे टिपिकल लगे कि जो आप लोग को करने में दिक्कत आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर में क्या है कि जितना भी हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री है, यानी कि ये 45 है और ये भी 45 होगी, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, ए लेंस हैज़ ए पावर ऑफ 0.5 d। तो हम क्या जानते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर, तो 1/पावर प्लस में 0.5 रखेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले ही हमें ध्यान दे रहे हैं कि प्लस में है, तो यानी कि प्लस में है तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक, अब डायोप्टर में है तो पावर हमेशा जो है ये फोकल लेंथ मीटर में आएगी। ठीक, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जब कोई भी रे 2 या 3 मीडियम से पास होती है तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एयर से वाटर में गए, वाटर से ग्लास में गए और ग्लास से एयर में फिर वापस आ गए, तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 1। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिए रखा है, एयर टू वाटर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर टू ग्लास हमें बताना है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ग्लास टू एयर है, लेकिन दे रखा है ग्लास का। ठीक है, यानी कि एयर टू ग्लास दे रखा है विच इज़ 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा इसका। ठीक, 1। तो अब हमने क्या निकाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज़ 9/8। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी इमेज जो है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मेरा मैग्नीफिकेशन है वो है 2 टाइम्स, तो v हो जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू -v/u से v हो जाएगा -2u। फिर सीधा सीधा हम लोग मिरर का फॉर्मूला रख देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। तो u की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन जो शो करता है वो शो करता है कि ये कॉनकेव है। ठीक है, तो यानी कि कॉनकेव में दूसरी तरफ रखा गया माइनस साइड पे, तो मैग्नीट्यूड इज 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये बिल्कुल सिंपल रेसिस्टेंस है, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने इसको ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो दिस इज 13। पहला पार्ट है भी थोड़ा आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें दो पावर्स दी गई हैं -15 और +5। हमें पूछी गई है कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कॉम्बिनेशन की। तो इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो लेंस अगल बगल रखे जाएंगे तो पावर तो उनकी डायरेक्ट ऐड हो जाती है, तो पावर डायरेक्ट ऐड होकर क्या हो गई, -10। और पावर क्या होती है, 1/, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, -1 मीटर। अब मीटर को फिर आप सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो -10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ये 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये 6 6 6 फिर पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। 3 3 3 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 1। 8 और 8 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 4। अब ये सारे रेसिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, 4 2 1 4, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 11। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द वॉयलेट येलो एंड रेड ब्लू। ये मैंने पहले भी कहा था कि वेवलेंथ को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है? वॉयलेट की। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा आसमान जो है नीला नज़र आता है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा दूर तक ये चल पाता है। तो हमें सुबह के टाइम पे सूरज लाल रंग का नज़र आता है। इसीलिए सिग्नल्स भी आप देखते होंगे कहीं पे भी कोई भी सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक सिंपल है। ये दो रेसिस्टेंस किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में 6 तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 6। ठीक है, और फिर इन दोनों के साथ सीरीज में, तो वैल्यू हो जाएगी 7 ओम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखेंगे, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन। हम क्या जानते हैं? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जब चार्ज किसका होता है? नेगेटिव। तो जितना भी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का होता है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो करंट हमेशा उसका उल्टा फ्लो करता है। यानी कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द करंट इज पॉजिटिव चार्ज। इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उधर ही उसका डायरेक्शन भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द फॉर्म द इज हीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे लेड हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है? तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखेंगे H2 + Cl2 2HCl इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं, ये बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ऑप्शन बी होगा इसका। 15 का क्या होगा? 15 आयरन फिलिंग हीटेड स्टीम ड्राई हाइड्रोजन 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करस्पॉन्डिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन? ये होगा नाइट्रोजन। विच इज़ नॉन मेटल यूज फॉर ब्लीचिंग टू डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर? ये क्लोरीन हमेशा पानी साफ करने में यूज़ होती है। ठीक है, और आर्टिकल्स मेड ऑफ सिल्वर एक्वायर ब्लैक, ये तो आप लोग का नॉर्मल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 द प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक सिंपल आपके एनसीईआरटी का ही है। डी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सॉल्ट व्हेन मिक्स विद NaOH सोल्यूशन? तो NaOH को HCl के साथ मिलाते हैं तो NaCl + वाटर बनता है। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। इस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मैथ्स को देखते हैं, मैथ्स कैसा है। ये भी एक सिंपल है। यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो अल्फा बीटा का क्यूब अल्फा + बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ एडिशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फा + बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा × बीटा की 3 है। सिंपल क्वेश्चन है। हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? विच वैल्यू इज ऑप्शन बी 108। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर -2 इसका 0 है, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो ऑप्शन सी सही है। 23 में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 27300। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 2 3 5 5 5 एंड 7 × 13। तो कितने नंबर हैं? 2 3 5 7 एंड 13, 5 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। जब कभी भी, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस दिए गए, चौथी वर्टेक्स हमें डी बतानी है। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल तरीका है कि जितने भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, यानी कि इन दूसरों का मिड पॉइंट आप निकाल लेंगे x1 + x2 / 2 वाले फॉर्मूले से, और फिर दूसरे वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट, यानी कि दोनों मिड पॉइंट एक ही होंगे, एक दूसरे को मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी कि दोनों के हमने मिड पॉइंट निकाल के आपस में इक्वल कर दिए। ठीक है, और सिंपल हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है। x आ गया 0, y आ गया -1। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं LCM ऑफ 12 42 इज 10m + 4। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमने 12 और 42 का HCF देख लिया 6। हम लोग क्या जानते हैं? LCM × HCF = A × B। किन्हीं भी दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो LCM × HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। LCM आपको दे रखा है 10m + 4, HCF आपने निकाल दिया 6 = 12 × 42। सिंपल इसको सॉल्व कर दिया तो हमारी m की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। sec A + 10 है, sec A को हमने क्या करा? 1/cos, 10 को sin/cos कर दिया, और ये 1 - sin, तो a + b a - b, a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दिया।
1 माइनस साइन स्क्वायर जो हो जाता है वो हो जाता है कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस से हमने क्या करा, काट दिया, सिंपल कॉस से आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, सिंपल था। 27 भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या है, 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये 1/3, तो tan थीटा क्या होगा, 1/√3। 1/√3 वैल्यू होती है 30 की, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमें पूछ भी यही रहा है, 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम ये 10th के ही पेपर के ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 28 में जो प्रॉब्लम आती है, 28 में प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट जो हैं जब 3 पॉइंट्स देखते हैं तो डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ पे ये ड्रॉ करने पे ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो, और जिसने भी करा होगा उसने ये आइसोस्केल कर दिया ऐसे, उसने डायग्राम बना के, उसने डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और फिगर्स में थोड़ा सा भी डाउटफुल लग रहा है तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लें, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस, फिर 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस, और फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच डिस्टेंस। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती हुई नजर आ रही है, जो कि शो कर रहा है दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप फिगर से ड्रॉ करके ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आइसोस्केल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती करी होगी। ABCDEF आर द सच आर द सिमिलर, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये साइड इस साइड की डबल है तो ये साइड भी इस साइड की क्या होगी, डबल होगी, यानी कि दिस इज 16 सेंटीमीटर। सिंपल था एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 7th टर्म और 13th टर्म। ये ऑलरेडी आप लोगों ने NCERT में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। 7th और 13 ये है, तो 16 18 टर्म्स क्या होगा। ठीक है, मैंने 7th टर्म 18th टर्म निकाल दिया, उससे हमने D की और A की वैल्यू पता चल ली। 18th टर्म का फॉर्मूला रख के उसमें वैल्यू पुट कर दी, विच इज़ 89। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको एक एक नंबर भी मिलना था, तो इसलिए कठिन भी नहीं था, सिंपल था। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है सेकंड पार्ट से। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अब ये टिपिकल होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें फाइंड करंट की वैल्यू पता करनी है। तो करंट पता करने के लिए हमने क्या देखा, ये और ये रेसिस्टेंस सीरीज़ में है। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 2 और 2 फिर से किस में है, पैरेलल में। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम का। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू V/R से 2 एम्पियर की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी सिंपल है, जब कोई 3 सर्किट यहाँ 3 बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर एक बल्ब खराब हो जाए, आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं सब पैरेलल में लगे हैं, अगर कोई भी एक अप्लायंस खराब हो जाता है या बंद हो जाता है तो पूरे घर की लाइट तो बंद नहीं हो जाती। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे भी क्या है, अगर बी बल्ब हमारा ख़राब हो गया तो ए और सी जलते ही रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सही है। 33 में ये क्वेश्चन जो है ये फिर से दोबारा रिपीट भी कर दिया गया है। ठीक है, जो आपके थर्ड में भी था, पेपर थर्ड में था, और फिर से ये इसमें आ गया है। यहाँ क्या है, किसी भी ग्लास स्लैब की अगर कोई इंसिडेंट रे गिरती है और इमर्जेंट रे निकलती है तो दोनों रे एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 34 में अगर देखेंगे, 34 में क्या है, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज़ में। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी सप्लाई वोल्टेज ई है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा और थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, V1 और V2। तो जो V2 यहाँ पे ड्रॉप होगा वही V2 यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाता है। हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, हमें V2 की वैल्यू पता लगानी है। V2 इज इक्वल टू E माइनस V1। ठीक है, और V1 कितना होता है, जितना इसमें करंट जा रहा है, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो करंट अब हम निकालेंगे, करंट क्या होता है, करंट इज E अपॉन मतलब टोटल सप्लाई वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, पूरे का रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की हमने वैल्यू रख दी 4R/3। इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया, दिस इज सिंपल, V2 इज इक्वल टू 4E/7 आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कॉम्बिनेशन एक्ट एज। ठीक है, तो इन हम दोनों को कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू f1/f2। ठीक है, तो इससे हमने पूरा सॉल्व कर दिया, तो हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, प्लस में 120 आई। प्लस का मतलब ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे ही ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा जो है डेविएशन बताना है। डेविएशन हमेशा ध्यान रखेंगे, डेविएशन क्या होता है कि इन्हीं दो रे के बीच बनने वाला एंगल होता है। ये और ये रे के बीच नहीं, ये रे को आगे बढ़ा देंगे, इस रे और इसके बीच बनने वाला एंगल को डेविएशन बोलते हैं। ये प्रिज्म में हम लोगों ने अच्छे से देख रखा था, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड ये रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी है। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है, ये हो गया 180, हो गया 120 डिग्री का ये एंगल बन रहा है 120। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो जल्दी में क्या करते हैं स्टूडेंट 30 डिग्री लगा के चले जाते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक्चुअल में रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। लोग इस नाम से डरते हैं, ये नाम किसी बुक्स में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी मटेरियल पे ही डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 38 की। तो 38 में हम क्या देख रहे हैं, ये दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हैं, फिर ये सीरीज़ में, फिर ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज़ में। तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8। ये तो 3 का 3 रहेगा, इन 8 और 8 पैरेलल में कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया, करंट इज वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। हमें सी और डी के अक्रॉस वोल्टेज पता करना था, तो सी और डी के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 4 है। ठीक है, इक्विवेलेंट, और करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर का इसमें करंट जा रहा है, यानी कि 16 वोल्ट का 16 वोल्ट होगा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 39 द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कैटरिंग। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ए कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम इज 20 सेंटीमीटर डीप। यहाँ पे एपरेंट डेप्थ और इसका फॉर्मूला पूछा गया, ये हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस करा था कि इस पे आप क्वेश्चंस तैयार करके जाएंगे। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने करा था, तो 40 अपॉन ये सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखने में अभी आसान लगा, इसमें उतनी दिक्कत नहीं, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पेपर ये थोड़ा सा टिपिकल होता ही चला जाएगा। 41 का ऑप्शन बी है, 42 का ऑप्शन ए है, 43 इज सी है, 44 का ए है। यहाँ तक कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ये भी आपने 45 प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा होगा ऑलरेडी। ठीक है, 45 का सी है, 46 का बी है, एंड 47 ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कार्बन अपने साथ कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये कार्बन अपने साथ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री है। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री है, और यही कार्बन अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो 4 डिग्री। अब हमें बताना है कि कितने डिग्री होगा मैक्सिमम C5H12 पे। तो यानी कि इसको हम डिफरेंट आइसोमर्स बना के देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब केवल अगर हम इसको चेन में ही बना के देखेंगे तो कितने 1 डिग्री नज़र आ रहे हैं, 1 और 2, केवल 2 ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहा है मैक्सिमम, तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए तो एक स्ट्रक्चर प्लस शेप में भी बन रहा है। तो इसमें क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन, तो इसमें 4 1 डिग्री के हैं। ठीक है, और एक जो मिडिल वाला है वो 4 डिग्री का है। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 डिग्री कितने हो सकते हैं, 4। ठीक, ये आप लोग के लिए एक चीज़ नहीं होगी। एडिक्शन ऑफ विच आयन प्रिवेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 49 का सी सही है, 50 का ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। ये दो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया फॉर्मूला। मैंने पहले भी कहा था ये एरिया आप लोग का शायद उसमें हटा दिया गया था सीबीएसई के सिलेबस में, लेकिन ये लोग इन लोग के सिलेबस में भी है। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल रेशियो टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू रख दी 4/25। 52 में अगर हम लोग देखते हैं, 52 में क्या दे रखा है, 1 0 इज 7 टाइम्स द अदर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ हमने वैल्यू देख ली 8/3 नज़र आ रही है। ठीक है, तो 7 बीटा रख दिया अल्फा की जगह, यानी कि 8 बीटा, बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज C/A, उससे हमने सॉल्व कर लिया। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, और के की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। 53 इज़ द लार्जेस्ट लेंथ हमें पता करनी है, ठीक। तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम रिमाइंडर है तो सबसे हमने वो रिमाइंडर पहले क्या करा, उस नंबर से माइनस कर दिया, तो अपना नंबर पता कर लिया। अब इस नंबर का हमको क्या करना है, एचसीएफ, तो यानी कि दूसरा माइनस इनका डिफरेंस देख लिया और डिफरेंस से हमने एचसीएफ पता करके 35, ये सिंपल क्वेश्चन है, 35 क्लास 10th का ही है। यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछा गया, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसकी भी पावर मैक्सिमम होती है उतने टर्म तक ये टर्मिनेट हो जाता है, तो यानी कि ये 6 दिख रही है तो 6 पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एक इक्वी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, यानी कि पी ए और पी बी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो वाई की वैल्यू आ गई 7/3, तो 0 और 7/3 आ जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता है, यहाँ पे पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो दो वैल्यूज़ चलती रहेंगी। तो हम क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 पे अगर लेते हैं तो tan इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कितनी हो जाएगी, और 1 होती है tan 45 की, थीटा हो जाएगा 45, तो यानी कि sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। एक ऑप्शन तो ये इस तरीके से हो सकता है, पर अगर हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे तो प्रॉपर वे में फिर हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा हमारा 1 है तो 1 + 1 यानी कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 है, तो cos स्क्वायर थीटा की 1/2 होगी, तो cos थीटा की 1/√2 होगी, और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो sin थीटा की 1/√2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, तो ऑप्शन 56 का यहाँ पे ए है। 57 में अगर हम लोग देखते हैं तो 57 में ये एक सिंपल क्वेश्चन है, cosec a इज इक्वल टू 2 है, तो cosec a इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये किसकी वैल्यू होती है 2, cosec 30 डिग्री की, तो a - b कितना हो गया 30। इसी तरह cot a + b 1/√3 है, तो cot a + b 1/√3 होता है 60 डिग्री की, तो a + b कितना हो गया 60 डिग्री। इन दोनों को हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। तो इससे हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारी वैल्यू a की ही वैल्यू पूछ रहा था, a की वैल्यू 45, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 58 भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, n टर्म दे रखे हैं और दो हमें सीरीज दे रखी है, तो इस सीरीज से हमने a और d पता कर लिया और nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने इस सीरीज का a और d पता कर लिया और nth टर्म पता कर लिया। अब कह रहा है दोनों का n टर्म क्या है, इक्वल है, तो दोनों के n टर्म्स को हमने इक्वल कर दिया, n की वैल्यू आ गई 30, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 59 में अगर हम लोग देखते हैं द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, अगर हम देखें इन सम ऑफ ए पी का हम देखते हैं फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी जो बड़ी सी होगी, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। तो यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3n + 601 एक फैक्टर आ जाएगा, n - 200, थोड़ा सा हिंट ABCD से भी आपको लग जाएगा, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 200, ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बस था इसमें। 60 में क्या है कि यहाँ पे आपको फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हैज़ द इक्वल रूट्स, ठीक है। अब जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू रख दें विच इज़ इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जा रही है 3। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। सेक्शन 3, हाँ, सेक्शन 3 का ये एक टफेस्ट क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी ने करा होगा, ठीक है, अगर जिसने भी करा है तो वो बहुत अच्छा, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे इलेक्ट्रिकल में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करा है, दो लॉ लगते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगता है जितने भी इसके अंदर क्लोज पाथ होते हैं उसके लिए, तो हमने एक क्लोज पाथ में कोई भी करंट मान लिया कि इस क्लोज पाथ में I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस क्लोज पाथ में I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है द सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप। तो आप क्या करेंगे, इस लूप के अंदर जितने भी आपको बैटरीज या वोल्टेज सोर्सेज दिए गए हैं जो सप्लाई दे रहे हैं, उन सब को आप उनके साइन के साथ सम कर दीजिए, और इस लूप में जितने भी आपको रेसिस्टेंस नज़र आ रहे हैं
उन सब को उस करंट के साथ, यानी किस करंट के साथ, I1 के साथ सम कर दीजिए और देख लीजिए कोई करंट इसका अपोज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बस ये कर दीजिए, सिंपल ये एक रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे हमने डायरेक्शन माना था कन्वेंशन, उसको अगर फॉलो कर रहा है तो प्लस, नहीं फॉलो कर रहा है तो माइनस। तो यहाँ पे 1 वोल्ट हमारे करंट को फॉलो कर रहा है, 1 2 वाला उल्टे में लगा है तो -2। करंट कितने में है, करंट इनका भी रेजिस्टेंस 1 है, इसका भी रेजिस्टेंस 2 है और ये एक रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो करंट उसमें I1 फ्लो कर रहा है। पर अगर हम I2 को देखेंगे तो ये एक करंट यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। सेम एज इट इज़ लूप 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने करंट का डायरेक्शन ये माना था, तो ये 1 वाला तो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा +1। पर 3 वाला अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो इसको हम -3 कर देंगे। अब इस रेसिस्टेंस में इस करंट में कितने रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, तीनों रेसिस्टेंस का सम। पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे I2 हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है पर I1 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये I1 जो है, ये वाला जो है, ये करंट हमारा अपोज कर रहा है, तो इतना हम इसमें और माइनस कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम जो है सिंपली सॉल्व कर देंगे। अब सिंपली सॉल्व करने के बाद ये I1 आ जाएगा -5/13 और I2 आ जाएगा -6/13। पर जब ये आप देखते हैं कि ये नंबर ही अपने आप में इतने अजीब आ रहे हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा मन कम लगता है। ठीक है, अगर 1 2 3 आते एक प्रॉपर नंबर में आता तो करने में मज़ा आती है। अब ये जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले पार्ट्स में आ रहा है P/Q के फॉर्म में, तो थोड़ा सा डर लगने लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब कह रहा है करंट इन BD, करंट इन BD कितना है, तो करंट इन BD अगर हम देखेंगे तो एक करंट I1 जा रहा है और एक करंट इधर से I2 जा रहा है ऊपर की तरफ, I1 - I2। तो I1 - I2 हम कर देंगे तो करंट इन BD कितना हो गया, 1/13 एम्पियर। हमें क्या पता लगाना था, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज VB - VT, तो इसमें जो रेसिस्टेंस है इनटू जो इसमें करंट है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 2 है और इस ब्रांच के अंदर जाने वाला करंट 1/13 है, तो कितना हो जाएगा, 2/13 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 62 में अगर हम देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल G। ठीक है, तो सी में देखते हैं ये जो टर्मिनल लगा हुआ है, हमारा बैटरी लगी हुई, ये सी और डी के बीच लगा है, यानी कि हमें VC - VD पता करना है। VC - VD क्या है, जो एक तो बैटरी है ऑलरेडी ये लगी हुई है, ठीक है, प्लस इस ब्रांच में जाने वाला करंट, ठीक है, प्लस इस ब्रांच के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस सेल का भी अपना एक रेसिस्टेंस है, वो है 3 ओम का, 3 ओम का, तो यानी कि 2 वोल्टेज हो गए यहाँ पे, एक VG हो गया और एक I2 RG हो गया। तो इतना हमने इसके सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 21/13 वोल्ट। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने करा होगा। अब 63 में बस एक लॉजिक लग रहा था। यहाँ पे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ 2 ओम के हमें कितने चाहिए, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को भी देखेंगे, कितने 2-2 ओम के हम रेसिस्टेंस लगा दें कि 1.5 ओम मिल जाए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वो कह रहा है 3, तो 3 जब रेसिस्टेंस होंगे या तो हम तीनों को पैरेलल में लगा देंगे तो हम देखेंगे 0.66 हो जा रहा है, वो भी नहीं बन रहा है। 2 सीरीज़ में और एक 2 पैरेलल में और एक सीरीज़ में लगा देंगे तो भी हम देखेंगे कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ तो ऑलरेडी 2 है, तो 1.5 ये भी नहीं हो पाएगा, तो 3 तो ऑप्शन सीधा चला गया। अब अगर हम लोग 4 में आते हैं तो 4 में भी ये देखते हैं या तो चारों के चारों को हम पैरेलल में लगा दें, ठीक है, तो पैरेलल में लगा देते हैं तो ये हो जाता है 0.5, तो भी नहीं हो पा रहा है। 2 पैरेलल में लगा दें तो 2 पैरेलल में लगाएंगे तो 1 + 1 2 हो जा रहा है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। 2 तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो यहाँ ऑप्शन क्या है, सी। तो सी ऑप्शन में फिर भी हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, 4 पैरेलल में लगे होंगे और इधर 2 पैरेलल में, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज़ में, तो 4 लगाते हैं तो 0.5 हो जाता है, 2 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 1.5। ठीक है, तो सिंपल ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। 64 तो ऑलरेडी ये डेफिनेशन ही है एक तरीके से KVL की, है ना, E = IR। ठीक है, तो इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो ये हमने डायरेक्ट रख दिया वैल्यू, तो ये तो सिंपल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब ये मुझे लगता है कि 65 भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। ये सब टफेस्ट क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई करा होगा। 66 इज बी। ठीक है, यहाँ पे अब सबको दिक्कत आई होगी, ये कोई मुझे नहीं लग पा रहा है कि कोई भी इसको करेगा। हाँ, लेकिन 67 68 एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन Na+H2 है, तो आप सब लोगों ने कर रखी होगी, ऑप्शन बी एंड H2।
अब इस कॉम्प्रीहेंशन में चले जाते हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन भी आसान था, ठीक है। एक सर्किल है, तीन तीन पॉइंट्स हैं। अब वो सर्किल पास हो रहा, तो यानी कि ये जो ओ ए है और ओ बी है और ओ सी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ओ ए ओ बी को पहले हमने लेकर डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, फिर ओ ए ओ सी को लेकर डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे रेडियस ऑफ द सर्किल निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए ओ ए अगर हम कोई भी लेंथ अगर निकाल लेते हैं उसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दें, तो हमारी ओ ए की वैल्यू यानी कि सी ऑप्शन आ जा रहा है 70, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था लेकिन आसानी से हो गया था। अब यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे द विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द फर्स्ट इज नेगेटिव टर्म। तो पहला टर्म अगर नेगेटिव हो जाए तो इसको करने का तरीका होता है कि पहले हम देखते हैं कि हमारा nth टर्म अगर जीरो ही हो जाए, तो nth टर्म जो हो जाए जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक टर्म और उसमें ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही होगा। तो हमने एन टर्म जब पता करें तो एन टर्म हमारे आ गए 21 टर्म जो है हमारा जीरो हो जा रहा है, तो डेफिनेटली 21th टर्म जो 21 प्लस 1th टर्म यानी कि 22th टर्म जो होगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमारा 21 प्लस 1th टर्म इज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी रेफरेंस बुक में भी करे होंगे क्लास 10th के। पर ये जो अब 72 है ये मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी करा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समेशन नज़र आ रहा है और ये मेरे ख्याल से इस तरीके का जो साइन है समेशन का, ये आप लोगों ने केवल स्टैट्स में देखा होगा, ठीक है। बहुत लोग इससे फैमिलियर नहीं है और इसकी प्रॉपर्टीज से भी फैमिलियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत आई होगी और बहुत रेयर स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करा होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, समेशन ऑफ ए आर। हमने समेशन की वैल्यूज़ नहीं रखी ऊपर नीचे क्योंकि वो बार बार इसको रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये इक्वल टू ये प्लस कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा क्योंकि दोनों ये हैं। फिर हमने क्या करा, दोनों में अलग अलग कर दिया यानी कि दोनों में ही समेशन कर दिया। फिर इनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी, फिर ये समेशन ऑफ डी हो गया। समेशन ऑफ डी हमें पता लगाना था, विच इज़ ये हमने वैल्यू कर दी 10 की पावर 100 माइनस 10 की पावर 99, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू आ गई दिस। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो डी है इसकी वैल्यू होती है डी इंटू 10 की पावर 99, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो, ठीक है। अब आप लोग को ये एक्चुअल में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो शायद इसके सॉल्यूशंस अभी ना समझ में आ पाएँ कुछ लोग को, लेकिन ये है कि इसको ध्यान में रखेंगे। 11th में आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा कम कठिन था, यहाँ पे डी को कंपेयर करेंगे इसके साथ तो डी आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आंसर आ रहा था 9, ठीक है। तो ये अभी आप लोग को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ लगे। अब यहाँ से जो पार्ट है, यहाँ से सभी पार्ट हमें मुझे लगता है टफ ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप लोग को दिक्कत आई होगी। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने प्रीवियस जो पेपर आया था उसमें भी आपको बता दिया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ रहा है, इसका ऑप्शन बी आ रहा है, ये सब सही था। ऑप्शन इसका सी आ रहा था। यहाँ पे ध्यान देने वाला था प्रॉपर्टी नॉट शोइंग द कंपाउंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये बी वैल्यू आ जा रही थी, फिर 77 की वैल्यू बी आ जा रही थी, 78 की वैल्यू आपकी यहाँ पे बी आ जा रही थी। फिर 79 पे देखेंगे, 79 का ऑप्शन ए आ रहा था, 80 का ऑप्शन डी आ रहा था, 81 का ऑप्शन अगर हम देखेंगे 81 का ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। 82 ये सब टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ए बी सी और डी ये चारों सही हैं, ठीक है। 83 में देखेंगे तो 83 में आपका ए सी और डी ये तीन सही हैं। 84 में आप देखेंगे तो ये तीन सही हैं, ए सी एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए इस तरह पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो